Okay, hello everyone, good morning. Okay, good morning everyone. So आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म कर दो, एवरीथिंग इज फाइन। दिख रहे हैं, आवाज सही है एकदम? इज एवरीथिंग फाइन? सब कुछ सही है तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, सो पिछले सेशन में हमने यहाँ पर हाइपोथेकेशन के बारे में पढ़ा था और मॉर्गेज वगैरह के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आ गया था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम कंटिन्यू करते हैं किसको? हाइपोथेकेशन को। सॉरी, हाइपोथेकेशन नहीं, प्लेज को। प्लेज करेंगे हम आज की क्लास में और इसके अलावा हम असाइनमेंट करेंगे, लिंक करेंगे, सेट ऑफ एंड दी एप्रोप्रिएशन। इनको सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है प्लेज। प्लेज जिस तरह से यहाँ पर हाइपोथेकेशन होता है उसी तरह से प्लेज होता है। यानी कि हाइपोथेकेशन में क्या था? हाइपोथेकेशन में ये था कि जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी, जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर बैंक के पास गिरवी रखी जाती है और बैंक उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ पैसा दे देता है। दैट इज दी प्लेज, हाइपोथेकेशन। उसको हम हाइपोथेकेशन कहते हैं। प्लेज में भी ऐसे ही होता है। प्लेज में जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वही बैंक के पास गिरवी रखी होती है और बैंक उसके अगेंस्ट में पैसा दे देता है। प्लेज भी वही है। तो आखिरकार प्लेज और फिर हाइपोथेकेशन में डिफरेंस क्या हुआ? जो बेसिक नेचर है दोनों का सेम है। डिफरेंस दोनों में ऐसा कुछ हो सकता है, होता है आपका, कि हाइपोथेकेशन में जो आपने सामान जो गिरवी रखा है बैंक के पास, वो एक जो ओनर है उस सामान का, उसके पास ही वो सामान यहाँ पर रहता है, उसकी पोजीशन में ही रहता है। वो सामान को जिस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहे वो कर देता है। ठीक है, हाइपोथेकेशन में ये चीज थी, लाइक द स्टॉक थे, डेटर्स थे, वो ऊपर नीचे होते रहते थे, अपनी मर्जी से यहाँ पर दुकानदार जो है इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ पर आपका जो प्लेज है उसके तहत यहां पर ये नहीं होता। उसके तहत क्या किया जाता? उसके तहत यहां पर आपका जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, यहां पर आपका कोई भी चीज जो गिरवी रख रहे हैं वो यहां पर कस्टमर की पोजीशन में ना रहकर वो यहां पर बैंक की पोजीशन में रहता है। बैंक के पास वो सेफ कस्टडी में रहता है। ये एक डिफरेंस है प्लेज और हाइपोथेकेशन में। हाइपोथेकेशन में सामान कस्टमर के पास रहेगा और प्लेज के केस में सामान जो है बैंकर के पास रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ और टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं, बस धीरे धीरे और पॉइंट्स इसमें समझ में आते रहेंगे। प्लेज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पर्सन जो करता है, डिपॉजिट करता है ऑब्जेक्ट और थिंग विद द लेंडर ऑफ मनी, हैज द सिक्योरिटी फॉर रिटर्न ऑफ द लोन और द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कमिटमेंट, जो उसने यहां पर दिया है आपका ये। ठीक है, सो यहां पर आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ये कौन से एक्ट में डिफाइन है? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। ठीक है, ठीक है, लाइक द हाइपोथेकेशन वाज डिफाइंड इन द सरफासी एक्ट। ठीक है, उसी तरह से प्लेज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। ये चीज पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन से एक्ट के तहत डिफाइन है। अब पोन इज अनदर नेम ऑफ द प्लेज। प्लेज का दूसरा नाम पोन होता है, PAWN, पोन। ठीक है, प्लेज का दूसरा नाम, अगर पोन वर्ड लिखा है तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऐसा है, ये आपका प्लेज का ही दूसरा नाम है, पोन। इसमें यहां पर जो है पोनर इज द डिपोजिटर, यानी कि जिसने जमा कराया है, जिसने सामान को जमा कराया, जिसके अगेंस्ट उसको लोन चाहिए, उसको हम पोनर कहते हैं, डिपोजिटर कहते हैं या फिर बेलर कहते हैं। और पोनी इज द डिपोजिटी और द बेली, यानी कि बैंक। पोनी इस केस में बेली, डिपोजिटी या पोनी कौन होता है? ये बैंक होता है जिसके पास डिपॉजिट कराई गई है। तो पोनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबल केयर ऑफ द प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड हिम। जो भी यहाँ पर बैंकर है, जिसको वो प्रॉपर्टी, जो भी मोबाइल प्रॉपर्टी उसको जमा कराई गई है, उसकी जो टेक केयर है कह सकते हैं, वो जिम्मेवारी यहाँ पर बैंक की है, वो जिम्मेवारी पोनी की है, वो जिम्मेवारी बेली की है। ठीक है, वो जिम्मेवारी डिपोजिटी की है। गॉट इट? बेलमेंट ऑफ गुड इज रिक्वायर्ड। बेलमेंट ऑफ गुड्स यानी कि डिलीवरी। यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि डिलीवरी करनी होगी। आपको जो कमोडिटी आप दे रहे हो उसको आपको डिलीवर करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, लाइक द गोल्ड लोन।
गोल्ड लोन जो आप लेते हो उसमें क्या करते हो आप, गोल्ड जो है, सोना जो है, अपना बैंक में गिरवी रखते हो और वो सोना बैंक अपने पास डिपॉजिट करके रखता है और उसके बदले में आपको लोन देता है। ठीक है, इस तरह से होता है गोल्ड लोन। गोल्ड आपका जो भी ज्वेलरी वगैरह जो भी है आप बैंक में जमा करा देते हो, बैंक वाले उसका सर्टिफिकेट प्रॉपर बनाकर ये चीजें हमने जमा की हैं, ये है आपका, ये हार है, ये कंगन है, व्हाटसोएवर जो भी आपने ज्वेलरी आइटम्स दी हैं बैंक के पास, वो सारा का सारा बैंक अपने पास जमा कर लेता है। तो इस केस में बैंक क्या हुआ, बैंक इस केस में बेली हुआ, बैंक इस केस में पोनी हुआ, बैंक इस केस में डिपोजिटी हुआ। और जिस पर्सन ने यहाँ पर गोल्ड अपना जमा कराया, जिसके अगेंस्ट में वो लोन ले रहा है, वो पर्सन पोनर हुआ, वो पर्सन बेलर हुआ, वो पर्सन डिपोजिटर हुआ। ठीक है, गोल्ड लोन के एग्जांपल से समझ में आ गया प्लेज का मतलब, कि प्लेज क्या होता है। ठीक है, इससे और क्लियर हुआ होगा चीज। राइट, आगे बढ़ते हैं। बेलमेंट मस्ट बी यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट और द फुलफिलमेंट ऑफ द कमिटमेंट। ओके, सो ये आपका यूज किया जाएगा सिक्योरिटी के पर्पज से, यानी गोल्ड लोन में गोल्ड जो प्रोवाइड किया गया सिक्योरिटी के रूप में। इंडिविजुअल हुज गुड्स आर बेल्ड इज नोन एज द पोनर, ये तो हमने अभी पढ़ा। और पोनी अ पर्सन हु टेक्स आइटम एज द कोलेक्टर, यानी कि सिक्योरिटी के फॉर्म में जो आइटम्स वो लेता है। ठीक है, तो ये आपका एक प्लेज की बेसिक डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से प्लेज का एक और एग्जांपल है जो कि काफी फ्रीक्वेंट, काफी बार यूज किया जाता है, दैट इज द वेयर हाउस रिसिप्ट्स। वेयर हाउस रिसिप्ट्स को भी हम आपका प्लेज करते हैं। वेयर हाउस रिसिप्ट्स क्या होती हैं, बहुत बार आपने आसपास अपने एरिया में एक स्टोरेज हाउसेस को देखा होगा, वेयर हाउसेस को देखा होगा। उन वेयर हाउसेस में यहाँ पर क्या होता है कि जो किसान है या फिर जो दुकानदार है, ग्रेन मर्चेंट्स हैं, वो अपना सामान वहां पर डिपॉजिट करा के रखते हैं। ठीक है, वो सामान वहां पर, सामान मतलब अपना ग्रेन, व्हीट, ज्वार जो भी उन्होंने खरीद रखा है, वो यहाँ पर वहां पर डिपॉजिट करते हैं, वहां पर स्टोरेज स्टोर करते हैं वहां पर। ठीक है, स्टोर करके रख दिया। वो वेयर हाउसेज जो होते हैं उनका टाई अप बैंक के साथ होता है ऑलरेडी। ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट वेयर हाउसेज होते हैं, ऐसे कोई सेंट्रल लेवल पर अथॉरिटी होती है, उनके साथ यहाँ पर बैंक्स के जो हेड ऑफिस होते हैं उनका टाई अप होता है। अब टाई अप किस लिए होता है, टाई अप इसलिए होता है कि जो भी सामान अंदर वो स्टोरेज हाउसेस के पड़ा है, वेयर हाउसेस के पड़ा है, उस सामान को यहाँ पर वो कस्टमर, वो पर्सन जो है, जिसका वो सामान है, जिसका वो ग्रीन मर्चेंट, व्हीट वगैरह है, बोरियां वगैरह है, जो भी है, वो यहाँ पर बैंक में आकर गिरवी रख देता है उनको। ठीक है, और बैंक वो गिरवी रखा हुआ जो सामान है उसके अगेंस्ट यहाँ पर बैंक आपको लोन दे देता है। अब गोल्ड लोन में केस में क्या होता है, गोल्ड लोन के केस में गोल्ड आपके पास रखा गया, गोल्ड आपको दिया गया, ठीक है, बैंक वाले को दे दिया। बैंक ने गोल्ड को कहां पर रख लिया, अपने लोकर में रख लिया। बैंक की सेफ कस्टडी में, लोकर में वो उपलब्ध है, यहां पर है, पड़ा है आपका गोल्ड। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में प्रॉपर्टी जो सामान है, जो स्टॉक है आपका वीट वगैरह का, वो यहां पर कहां पर पड़ा है, वो किसी आउटसाइड जगह पर पड़ा है, वेयर हाउसेस के अंदर पड़ा है, जिसके बारे में बैंक को कुछ पता नहीं, बैंक की प्रीव्यू से बाहर है ना, यही है। ठीक है, तो इसलिए बैंक उन वेयर हाउसेस का ट्राई अप करता है। तो वेयर हाउस जो अथॉरिटीज होती हैं, जो यहाँ पर, वो यहाँ पर बैंक के बिहाफ पर उनको सेफ कस्टडी में रखती है, बैंक के बिहाफ पर सेफ कस्टडी में रखती हैं। और जो भी सामान अंदर रखा गया है वेयर हाउस का, उनके अगेंस्ट में एक रिसिप्ट बना के दी जाती है, जिसको हम वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं। वेयर हाउस रिसिप्ट का मतलब ये है कि इस वेयर हाउस के अंदर ये सामान यहाँ पर जमा किया हुआ है। अब यहां पर जो भी वेयर हाउस का मैनेजर रहेगा, जब भी वो कस्टमर अपना सामान निकलवाने जाएगा वहां से, कि ये इतने बोरियां वाले 100 बोरियां अंदर पड़ी हैं, तो इसमें 50 बोरियां निकाल दीजिए, तो वेयर हाउस मैनेजर उससे वो वेयर हाउस रिसिप्ट मांगेगा पहले, कि आप यहाँ पर ये 50 बोरियों की वेयर हाउस रिसिप्ट जो हमने जमा कराने के टाइम आपको दी थी, वेयर हाउस रिसिप्ट, वो लाकर दीजिए। जब तक वो लाकर नहीं देगा तब तक उसका सामान वहां से निकाला नहीं जाएगा। और जब सामान वहां पर डाला जाता है, डिपोजिट किया जाता है, उसका जो वेयर हाउस रिसिप्ट मिलती है, अगर बैंक के पास जाकर उसको गिरवी रखा जाता है उस सामान को, तो बैंक वो वेयर हाउस रिसिप्ट अपने पास रख लेता है। बैंक वेयर हाउस रिसिप्ट अपनी कस्टडी में रखता है, जिसका मतलब है कि इनडायरेक्टली वो जो सामान है जो वेयर हाउस में पड़ा है, वो बैंक की पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि उन वेयर हाउस रिसिप्ट के बिना वहां से वेयर हाउस से सामान निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेयर हाउस वाला मैनेजर जो है वो उसको निकालने नहीं देगा। अगर उसको पर्सन को निकालना है सामान, तो बैंक में जाकर जितना लोन लिया है उतना अमाउंट प्रोपोर्शनली वो जमा करा दे, उतनी बोरियों का अमाउंट, तो उतनी अमाउंट बैंक रिलीज कर देगा, लिख कर दे देगा कि हाँ भाई 50 बोरिया इसके रिलीज कर दी जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम वेयर हाउसिंग फाइनेंस, वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट फाइनेंस, वेयर हाउस रिसिप्ट के अगेंस्ट लोन। और इसी को हम सीसी प्लेज भी कहते हैं, कैश क्रेडिट प्लेज लिमिट कहते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट दो तरीके की होती है, हमने कैश क्रेडिट लिमिट तो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें कैश क्रेडिट लिमिट दो तरीके की होती है। एक कैश क्रेडिट यहां पर होता है हाइपोथिकेशन, एक होता है कैश क्रेडिट प्लेज। ठीक है, जो हाइपोथिकेशन
अगर वर्ड आता है तो इसका मतलब वो स्टॉक और डेटर्स के अगेंस्ट यहां पर लोन दे रखा है, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछला जो हमने एग्जांपल पढ़ा था हाइपोथिकेशन का। और अगर सीसी प्लेज दे रखा है तो यानी इसने वेयर हाउस रिसिप्ट्स के अगेंस्ट लोन ले रखा है। चीजें दोनों जगह पे जो क्या रहा, गिरवी क्या रहा, दोनों में स्टॉक ही गिरवी रह रहा है। मान लीजिए उसकी दुकान पे वीट की बोरियां पड़ी हैं और वो उसको गिरवी रख रहा है, तो सीसी हाइपोथिकेशन कहलाएगा। अगर वहीं पर ही वो जो वीट की बोरियां हैं जो वो गिरवी रख रहा है और किसी थर्ड जगह पे वेयर हाउसेज में पड़ी हैं, तो वो सीसी प्लेज कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज भी समझ में आ गई कि सीसी प्लेज और सीसी हाइपोथिकेशन और एग्जैक्ट प्लेज का एक और मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, गोल्ड ज्वेलरी के बारे में भी लिखा हुआ है, कमोडिटीज के बारे में लिखा हुआ है। इस सब चीजें आप आराम से पढ़ लेना। जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो सब चीजें वही चीजें यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं अलग अलग पॉइंट्स के। आपको आज पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, कंसोलिडेटेड पीडीएफ सारी की सारी प्लेज हाइपोथिकेशन की, सारे उसमें मेंशन होंगे, वो सब एक साथ आप कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इनकेस अभी तक कोई डाउट है, अभी तक कोई क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं तो हम अगले टॉपिक असाइनमेंट पे चलते हैं। अरे ना मेल कर दो inquiry.learning नीति पे। ठीक है, देख लेंगे, आ जाएगी, आज से आ जाएगी बेटा, स्नैपशॉट आ जाएगी। सर उस दिन एक बिल्डिंग के सामने देखा, लिखा था हाइपोथिकेटेड बाय इंडियन बैंक, बट बिल्डिंग कैसे हाइपोथिकेट हो सकती है? वो बेटा बिल्डिंग नहीं हाइपोथिकेट होगी, उसमें जो अंदर सामान होगा ना, उसके अंदर सामान पड़ा होगा वो हाइपोथिकेट होगा। बैंक्स को यहां पर यह हिदायत दी जाती है, सभी सभी बैंक्स को, कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज रहती है, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास हाइपोथिकेट रहती है, उसके बाहर आपको बोर्ड लगाना होता है, दैट इज हाइपोथिकेटेड बाय या फिर मॉर्गेज बाय। ये एक अनिवार्य है, नॉर्मली हम लगाते नहीं है। मान लीजिए मैं लगा दूं, आपकी दुकान के बाहर लगा दूं, आप क्या लगाने दोगे मुझे बोर्ड? नहीं लगाने दोगे, है ना, लेकिन ये अनिवार्यता होती है। अब उस बिल्डिंग के बाहर क्यों लगाया? अब बेटा देखो, बिल्डिंग के अंदर या कुछ जो गोडाउन होगा या कोई शॉप होगी या कुछ भी होगा, उसका सामान अंदर स्टॉक पड़ा होगा उसका, तो अब स्टॉक के ऊपर जाकर तो मैं बोर्ड नहीं लगा सकता, स्टॉक तो मूवमेंट कर सकता है। मान लीजिए अंदर उसकी 10 कोई 10 उसके अंदर मान लीजिए 200 कैन तेल के पड़े हैं, है ना। अब 200 कैन जो बड़े बड़े तेल के पड़े, मैं उनके ऊपर स्टिकर तो नहीं लगा सकता ना हाइपोथिकेटेड हाइपोथिकेटेड, तो मुझे कहीं और डिस्प्ले करके लगाना पड़ेगा ना, हाइपोथिकेटेड बाय इंडियन बैंक, है ना। तो इसलिए वो हाइपोथिकेटेड वहां पर बिल्डिंग में लगा दिया। इसका मतलब है कि जो भी स्टॉक अंदर पड़ा है वो सारा का सारा हाइपोथिकेटेड है बैंक के पास। ठीक है, वो एक सिग्निफिकेंस है, इट्स नॉट कि वो बिल्डिंग हाइपोथिकेटेड थी। ठीक है, बिल्डिंग हाइपोथिकेशन का जो होता है वो मोर्टगेज ही होता है, लेकिन मोर्टगेज का बोर्ड हमें कहीं नहीं लगाना होता। मोर्टगेज मोर्टगेज का भी लगाना होता है, अगर मोर्टगेज लिखना होता है हमें, मोर्टगेज बाय दिस दिस बैंक और मोर्टगेज बिल्डिंग। आपने ये हाइपोथिकेशन वर्ड कई बार बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पर ऑटोस के पीछे लिखा हुआ, बसेस में लिखा होता है हाइपोथिकेशन पीछे लिखा होता है। मैंने बहुत बार बड़ी शहर में जाते हो तो वहां बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बड़े बड़े होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं, उनके पीछे हाइपोथिकेशन वर्ड बहुत कॉमन है, लिखा होता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, हो जाएगा आज अपलोड। ठीक है, आगे चलें, कुछ और पॉइंट पूछना है किसी को? कोई डाउट है पूछ लो बेटा जल्दी से, ये तो नेक्स्ट चलूंगा, फिर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर रह जाएगा। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या कहता है? असाइनमेंट बेसिकली यहां पर आपका इस्तेमाल किया जाता है, और वो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? वो इस्तेमाल किया जाता है आपका यहां पर जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, उनके लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है पॉलिसी। देखो, इट इज अ मोड ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटीज टू अ बैंकर फॉर एन एडवांस, इट इज ट्रांसफर ऑफ अ राइट, प्रॉपर्टी और डेट। लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल मैं समझाता हूं। मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है किसी व्यक्ति की, उसको लोन चाहिए, तो लाइफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है वो बैंक में दे सकता है, और बैंक वाले उसको क्या करेंगे? बैंक वाले उसको लोन दे देंगे। लोन कितना दे देंगे? एक सेकंड, अपने कॉल आ रहा है घर से, जस्ट अ सेकंड।
ओके, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। ओके, जरूरी था, कॉल घर से था। सो यहाँ पर असाइनमेंट की बात कर रहा था मैं। एलआईसी पॉलिसी, आपकी एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट आपको लोन चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो वो उपलब्ध है, सुविधा उपलब्ध है, किया जा सकता है। आपको सिंपल एलआईसी पॉलिसी बैंक में जानी है, गिरवी रखनी है, और जो भी उसका सम एश्योर्ड होता है, सम एश्योर्ड मतलब कि जो पैसा आपको मिलेगा। ओके ओके, आवाज आ रही है? आवाज ओके ना? अब तो आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना? ठीक है, ओके। आ, ठीक है, सम एश्योर्ड क्या होता है? मैं सम एश्योर्ड पे था कि जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसको कितना पैसा मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, आप प्रीमियम पे करते हो, और व्यक्ति की मृत्यु होती है, और व्यक्ति की मृत्यु पर आपको पैसा मिलता है। मतलब आपको नहीं, मतलब जो उसके नॉमिनी होते हैं उनको पैसा मिलता है ना? तो कितना पैसा मिलेगा वो सम एश्योर्ड होता है। तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है, वो अमाउंट के उतनी अमाउंट में यहां पर आपको लोन मिल सकता है बैंक में। बैंक मतलब मार्जिन अपना बैंक रख लेगा, उसमें से जो भी मार्जिन 20%, 30%, 40, जो भी मार्जिन है उसकी बैंक की पॉलिसी अकॉर्डिंग बैंक मार्जिन रख के बाकी पैसा आपको दे देगा। तो जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब गिरवी रखी जाती है बैंक में, तो उसको हम असाइनमेंट कहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रखना, दैट इज नोन एज द असाइनमेंट। सो ट्रांसफर is called the assigner. Transferee is known as the assignee. In case you are raising a loan against your policy from LIC or any other financial institution, your policy have to be assigned to LIC or financial institution. अब इसमें असाइन वर्ड को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जब देखो, जब आप LIC पॉलिसी लेकर बैंक के पास आएंगे, अब बैंक को आपने पॉलिसी दे दी, बैंक को आपने पॉलिसी दे दी, बैंक ने अपने पास रख ली। इंश्योरेंस पॉलिसी किसने जारी की? किसी और इंस्टीट्यूशन ने जारी की है, किसी LIC ने जारी की है, किसी और, बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं प्रोवाइड कराती हैं यहाँ पर इंश्योरेंस, किसी और ने जारी करी है, राइट? ठीक है, तो उस कंपनी को बताने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए जिस पर्सन ने आपको जमा कराया है उसने लोन ले लिया, उस पर्सन की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद जो मैं तो LIC के बाद चला जाऊंगा, उसका नॉमिनी, भाई साहब पैसे दे दो, मृत्यु होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी गुम गई, कुछ भी कर देगा, FIR वगैरह, है ना? बैंक वालों को क्या पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो इसलिए ना ही इंश्योरेंस कंपनी को पता लगा, उसने LIC देकर उसने इंश्योरेंस, उसने वो दे रखा है, लोन ले रखा है। तो इसके लिए बैंक से यहां पर इस पॉलिसी को असाइन करवाते हैं। किसको? कि बैंक वाले इस पॉलिसी के बारे में यहां पर LIC को पत्राचार करेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे कि ये पॉलिसी हमारे पास आई है, अब इसका सम एश्योर्ड हमें दीजिए, बताइए कि इस टाइम पे, आज ऑन मूवमेंट, आज की डेट में अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कितना पैसा इसमें मिलेगा। तो वहां से पत्राचार होकर, कॉरेस्पॉन्डेंस होकर यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन आती है इतना पैसा। उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि हम इसको अगेंस्ट में हम लोन दे रहे हैं, तो ये पॉलिसी जो है हमें असाइन कर दी जाए। तो वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर वो पॉलिसी को असाइन करता है। असाइन करता है ना, किसी को वर्क असाइन कर देना, तो वही वर्ड है ये कि असाइन कर देना, किसी को वर्क असाइन कर देना, तो पॉलिसी असाइन कर देता है। जो पॉलिसी यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की थी, वो पॉलिसी अब असाइन हो चुकी है बैंक के नाम से। यानी कि बैंक अब उस पॉलिसी का अधिकार रखता है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बैंक का अधिकार रहेगा, उस पॉलिसी का जो पैसा है वो बैंक के पास आएगा। बैंक अपना उसमें रिकवरी करेगा, जितना भी पैसा बैंक का ड्यू है वो रिकवर करेगा, बैंक अपना पैसा आ जाएगा, उसके बाद जो भी बकाया पैसा वो बैंक उसके नॉमिनी को भी प्रोवाइड करवा देगा। तो इसलिए वर्ड असाइनमेंट इस्तेमाल किया जाता है पॉलिसी के लिए। पॉलिसी, व्हेन यू साइन द पॉलिसी, टाइटल ऑफ पॉलिसी शिफ्टेड फ्रॉम the name to that of the institution, the policy will be reassigned to you on the repayment। जब आपका लोन रीपे हो जाएगा तो यहाँ पर पॉलिसी फिर से रीअसाइन कर दी जाएगी। फ्रेश नॉमिनेशन शुड बी डन आफ्टर रीअसाइनमेंट। तो नॉमिनेशन भी दोबारा से करना पड़ता है, क्योंकि पर्सन की जब मृत्यु हो जाती है तो बैंक को अगर असाइन है ऑलरेडी पॉलिसी, तो फिर बैंक उसका पैसा रिकवर करेगा, तो नॉमिनी तो बैंक हो गया एक प्रकार से, है ना? लेकिन जब रीपेमेंट हो गया, दोबारा से जब लोन, आपका लोन खत्म हो गया, रीपेमेंट हो गया, अब नॉमिनेशन बदलने की बारी आ गई ना, बैंक नहीं नॉमिनी रहा, अब आपका जो भी रिश्तेदार जिसको नॉमिनी बनाना है वो रहेगा। तो दिस इज द केस ऑफ द असाइनमेंट। आई होप इट इज क्लियर।
अगला वर्ड आता है लीन, सेट ऑफ और एप्रोप्रिएशन। तीनों वर्ड हैं, छोटी छोटी टर्म्स है। लीन, लीन सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत यहां पर डिफाइन है। लीन का मतलब होता है कि मान लीजिए ए मेरा एक लोन अकाउंट है, मेरे एक लोन अकाउंट है मेरा, और एक मेरा सेविंग अकाउंट है, ठीक है। दिस इज द लोन अकाउंट, दिस इज द सेविंग अकाउंट। यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने लोन ले रखा है आपका। अच्छा, मैं लोन आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, वो ज्यादा इजी है। आपको याद होगा मैंने आपको एक लोन बताया था ओडी अगेंस्ट एफडी का, डिमांड लोन, आपको याद है? ओडी अगेंस्ट एफडी, फिक्स डिपॉजिट अगेंस्ट, हमने लोन की एक चर्चा की थी, टाइप ऑफ लोन में डिस्कस किया था हमने, टाइप ऑफ लोन ओडी अगेंस्ट एफडी का। तो वो जो लोन हमने डिस्कस किया था वही हम बात करने वाला हूं मैं आपसे, कि जब भी मैं एफडी को डिपॉजिट करा के बैंक के पास उसके अगेंस्ट मैं लोन लेता हूं, तो बैंक उस एफडी पे क्या कर देता है? लीन मार्क कर देता है, लीन मार्क कर देता है। लीन का मतलब क्या हुआ कि मैं उस पैसे को, एफडी के पैसे को यूज नहीं कर सकता अपने लेवल पर, वो पैसा केवल और केवल बैंक के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाएगा, केवल और केवल पैसा बैंक के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाएगा। दैट इज दी लीन है उसके ऊपर। बैंक ही उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है, मैं नहीं कर सकता उस पैसे को इस्तेमाल, ठीक है। क्योंकि बैंक की ही पॉलिसी अगेंस्ट मैंने वो लोन ले रखा है, तो बैंक ने उस पर रोक लगा दी है, बैंक ने उसको स्टॉप कर दिया है कि ये पैसा, इतना पैसा है, ये बैंक का लोन है और इसके अगेंस्ट में रखा है, तो दिस कैन नॉट बी यूटिलाइज। तो बैंक ने, अगर आपने बैंक से किसी भी तरह का लोन ले रखा है, आपके पास सेविंग अकाउंट भी है, तो मान लीजिए बैंक का कोई पैसा ड्यू है, कि आपने बैंक का पैसा नहीं दिया, ठीक है। बैंक को पता है इस बंदे की सैलरी आएगी अगले दिन, कल ही इसकी सैलरी आएगी 50,000 रुपए, और इसने हमें 20,000 रुपए देना है, इसने नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट में 20,000 रुपए का लीन मार्क कर देंगे सेविंग अकाउंट में। जिससे क्या होगा कि जैसे उसके अकाउंट में 50,000 रुपए आएगा, वो 50,000 में से 20,000 अमाउंट निकलवा ही नहीं पाएगा, वो 30,000 ही निकलवा पाएगा। 20,000 उसका रुका हुआ हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसको लीन को आप फ्रीज भी कह सकते हो। 20,000 फ्रीज हो जाएगा और बैंक वाले उस 20,000 को निकाल कर और अपने लोन अकाउंट में डाल देंगे। और ये लोन लिया है तो हमारा, हम लीन किसी भी अकाउंट पे उसके दूसरे डिपॉजिट अकाउंट में मार्क कर सकते हैं, ये हमारी अथॉरिटी में आता है। हम डॉक्यूमेंट्स जब साइन करवाते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स में ये एक डॉक्यूमेंट भी होता है कि हम लीन मार्क कर सकते हैं आपके सेविंग अकाउंट में, अदर डिपॉजिट अकाउंट में, अगर आप लोग यहाँ पर लोन नहीं चुकाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है, इसमें जो मैंने अभी आपको किया ना, जो अभी मैंने आपको बताई एक चीज, कि भाई मैंने लीन मार्क कर दिया 20,000 रुपए का, ठीक है। अब इसके अगले दिन मैं क्या किया, अगले दिन मैंने 20,000 को उठाकर सेविंग अकाउंट से उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। तो जो मैं पैसा सेविंग अकाउंट से उठाकर लोन अकाउंट में अपने लेवल पर डालूंगा, दैट विल बी दी सेट ऑफ। उसको मैं सेट ऑफ कहता हूं, कि मैंने जो मेरा लोन अकाउंट को सेट ऑफ किया है, सेटल डाउन किया है उसके सेविंग अकाउंट से, उसके सेविंग अकाउंट से पैसा डाल दिया गया है मैंने उसके लोन अकाउंट में, दैट इज दी सेट ऑफ। उसको सेट ऑफ कहेंगे। दैट इज द पार्शियल मर्जिंग, टोटल और पार्शियल मर्जिंग ऑफ क्लेम ऑफ वन पर्सन अगेंस्ट अनदर इन काउंटर क्लेम बाय द लेटर अगेंस्ट द फॉर्मर। थोड़ा सा ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ना, फॉर्मर, लेटर, मर्जिंग। सिंपल सी बात यही है कि जो एक बैंक है, दूसरा एक व्यक्ति है, उसका जो है, उसने जो पेमेंट करनी थी बैंक को, उसको सेट ऑफ किया गया किसी उसकी दूसरे डिपॉजिट अकाउंट से। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डिफाइंड है। इसमें एप्रोप्रिएशन में जो बेसिकली होता है वो सेम ही है, जो सेट ऑफ है, एप्रोप्रिएशन है, दोनों का जो मैकेनिज्म है वो दोनों का सेम है। थोड़ा सा फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क ये है कि प्रिंसिपल applies to loan obtained from a bank. We should also understand clearly that the difference between the right of appropriation and right of set off, ये right of set off है यहाँ पर, है ना, set off है। Right of set off, when a fixed deposit receipt of appropriated before the maturity, it is under the right of appropriation, and what is appropriated after maturity, it is the right of set off। चीज दोनों सेम है, मैकेनिज्म दोनों सेम है, कि सेट ऑफ जो होता है और एप्रोप्रिएशन जो होता है सेम होता है, कि आप डिपॉजिट से उठाकर पैसा उसके लोन अकाउंट में डाल देते हो, आप रिकवरी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पर राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में जो छोटा सा डिफरेंस ये है कि अगर आपका पास एक फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट में से पैसा तोड़कर, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर अगर आप पैसा अपने लोन अकाउंट में डाल रहे हो, तो अगर फिक्स डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिटी, फिक्स डिपॉजिट अभी मैच्योर नहीं, उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है, उससे पहले अगर आप पैसा तोड़कर डाल रहे, एफडी तोड़कर, मतलब प्री मैच्योर विड्रोवल है समझ लो, अगर वो डाल रहे हो तो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। और अगर 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 उस एफडी की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, टाइमलाइन पूरी हो चुकी है, उसके बाद अगर पैसा डाल रहे हो, तो दैट विल बी राइट ऑफ सेट ऑफ, वो सेट ऑफ कहलाएगा।
ठीक है, गॉट इट, समझ के मेरी बात क्लियर है? यही है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अभी तक किसी तरह कोई डाउट, कोई समस्या है तो पूछ लो, नहीं तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही कराऊंगा। आज के लेक्चर में इतने ही हमारे टॉपिक है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये सारे सारे 2 पेज पढ़ लेना, और पूरे पूरे पीडीएफ अभी आपको अपलोड, इसमें आपके जो पीडीएफ सेक्शन है उसमें अपलोड कर देता हूं अभी, ये पूरी पूरी पीडीएफ जो हमने अभी तक पढ़ा है। आई होप कि पूरे टॉपिक क्लियर होंगे, और जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आई होप कि ये सारे सारे टॉपिक्स देख लिए होंगे, क्योंकि ये कुछ नया था इस बार मैंने जो कराया है। मैंने आज से पहले इतना डिटेल में टाइप ऑफ चार्जेस को नहीं पढ़ाया है, ठीक है, सेक्शन वेक्शन देकर। एप्रोप्रिएशन वर्ड भी नया अपने में से बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा आज मुझसे, और भी मैंने अलग अलग तरीके से सेक्शन वेक्शन, थोड़े डेफिनेशंस भी अलग तरीके से समझाएंगे। टाइप ऑफ मॉर्टगेजेस भी मैंने पहले कभी नहीं कराए हैं, वो भी मैं इसी लेक्चर में पहली बार करा रहा हूँ। तो ये लेक्चर जो है, ये मेरा जो बैंकिंग ब्लूप्रिंट 2.0, जो मेरा एक फेमस कोर्स है बैंकिंग ब्लूप्रिंट 2.0, जो सभी लोग देखते हैं, उससे अपग्रेडेड वर्जन ही चल रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें नई एडिशन में टाइम टू टाइम करता रहूंगा, आने वाले टाइम में भी आपको, अगर आपने पहले कर रखा तो इस कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें नई अपडेट आने वाले दिनों में देखने वाली है। हर एक क्लास या दूसरी तीसरी क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलेगा। दिस कोर्स विल बी अ मास्टर कोर्स, ये बहुत शानदार कोर्स होने वाला है। इसलिए इस कोर्स में आप देख रहे हो मैं बड़ा तसल्ली से एक एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करा इसमें, एक एक टॉपिक को पढ़ाने की मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोर्स को अभी कंप्लीट करना है। आई एम टेकिंग टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि डेली क्लास भी हो रही है, और हर एक टॉपिक को बड़ा आराम से तसल्ली से डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए कि बार, क्योंकि ये दिस इज अ काइंड ऑफ फाउंडेशन कोर्स। अब फाउंडेशन कोर्स को मैं जितना अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा उतना मजा आएगा, उतना वो लंबे समय तक बच्चे उस चीज को याद कर पाएंगे अच्छे से, है ना। अब ये न मत सोचना कि सर इसको और फाउंडेशन अब पता नहीं ये कब कंप्लीट होगा, फिर कब आएगा, तो इट्स बेटर कि टू ज्वाइन दिस, है ना, टू कंप्लीट दिस कोर्स, है ना। क्योंकि इस कोर्स में मैं पूरी पूरी अपनी जान लगा रहा हूँ, पूरे पूरे अच्छे से एक एक चीज को समझा रहा हूँ, पूरे पूरे अपडेटेड कंटेंट के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। आई होप कि कोई क्वेरी, कोई डाउट नहीं रहा है आपका इसमें। पीडीएफ में अभी आपको 5 मिनट में इसकी दे देता हूँ, सेक्शन में उपलब्ध हो जाएगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कल मिलते हैं, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वही 7:30 बजे। कल आपकी वीकली सेशन भी है 8:30 बजे, है ना, कल ट्यूसडे है, उसमें भी आ जाना। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज जाते हैं तो सुनते जाओ, कि आपके पास मेरा कोर्स है, एक्सक्लूसिव कोर्स है अगर आपके पास मेरा, तो आज रात को एक हर्षल सर की 8 बजे क्लास होने वाली है, 0 to Infinity उनका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे है उसका, ठीक है। तो आज जाकर उनकी क्लास का एक्सेस भी आपके पास है, अगर आपके पास एक्सक्लूसिव मेरा ही सब्सक्रिप्शन है, तो रात को आप जाकर 8 बजे उनकी क्लास भी देख सकते हो। स्मृति मैम की कल 6 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, कल 6 बजे मैम की क्लास में भी आप जा सकते हो। फर्स्ट क्लास दोनों की फ्री है आपके लिए, आप उनको जाकर एक्सेस कीजिए, देखिए कि कैसा पढ़ाते हैं हर्षल सर, कैसा पढ़ाते हैं स्मृति मैम। अगर आपको अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है, फील गुड फैक्टर कुछ नया दिखता है, अरे सर ये तो पढ़ा ही नहीं था, जो कि आपको मुझे पता लगने वाला है। हर्षल सर की क्लास में आपको ये फील डेफिनेटली आएगी, अरे सर ये क्या, ये तो आज तक पढ़ा नहीं, अच्छा सर ऐसा भी होता है, ऐसी फील आने वाली है, मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए अगर नहीं जुड़े उनसे तो जुड़ जाना, ठीक है। एक अलग लेवल का माहौल बनने वाला है क्वांट का, विश्वास करके रखिएगा, ठीक है। ओके, जनरल डाउट एआरसी, बेटा एआरसी का टॉपिक आने तो फिर हम डाउट क्लियर कर ले, एआरसी का भी टॉपिक ही नहीं है बेटा, है ना। जब टॉपिक आएगा तो एआरसी के ऊपर भी बात कर लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, आज अपलोड हो जाएगा स्नैपशॉट।